Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। मित्रों, हिंदी शिक्षण विधियों के जो 1000 प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसमें भाग 1 इसका पहले भी मैंने अपलोड कर दिया है। अब देखिए भाग 2 आज देखने वाले हैं, जिसमें आप बहुत ही शानदार 30 प्रश्न हिंदी शिक्षण विधियों के देखोगे। साथियों, मैंने पहले ही बता दिया था कि 40 टेस्टों में आपके ये 1000 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। अगर आपको इनकी पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम जो ग्रुप है वो स्टडी विथ पीएन लोधा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। तो लगभग 1500 से ज़्यादा तो जो विद्यार्थी है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तो आप ज़रूर जुड़िएगा। मित्रों, शुरू करते हैं। शानदार 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। मेरी गारंटी है कि आप इन 30 प्रश्नों को करने के बाद में, जैसा कि इसका प्रथम टेस्ट हुआ था, बिल्कुल शानदार प्रश्न उसी तरह से यहाँ पर भी आपके लिए लेकर आया हूँ। 30 प्रश्नों को हल कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए और जो नवीन ज्ञान है उसको बिल्कुल संचित करके रखिए। किसी कॉपी में जो प्रश्न हैं, जो नए प्रश्न आपको लगते हैं, उनको लिख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्रश्न क्या पूछा गया है? प्राथमिक स्तर, जो बच्चे प्रारंभिक स्तर पर जब विद्यालय जाते हैं तो उनको जब भाषा सिखाई जाती है तो उसका मतलब क्या होता है भाषा सिखाने का? भाषाई वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना और भाषा का प्रयोग सिखाना। तो साथियों, प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। यहाँ पर भाषा सिखाने से मतलब होता है भाषा का प्रयोग सिखाना, कि किस प्रकार भाषा का प्रयोग किया जाता है वही प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाया जाएगा। यही होता है भाषा सिखाने का तात्पर्य। मित्रों, विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही है साथियों। बिल्कुल किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए अगर आपको हमारे चैनल पे लगता है कि हाँ यार कुछ विशेष चीज़ यहाँ पर मिल रही है, रेगुलर मिल रही है, बिल्कुल रेगुलरिटी बना रखी है मैंने, भले ही आप रेगुलर न रहे लेकिन मैंने रेगुलरिटी बना रखी है, तो बिल्कुल साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आप क्या भूल जाते हो, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट करें हमें आप भी। प्रश्न 2 पे चलते हैं मित्रों। पढ़ने का आरंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो साथियों, पढ़ने का आरंभ होना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से। अर्थपूर्ण सामग्री का मतलब होता है आप जिस भी चीज को पढ़ते हो तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। विकल्प नंबर जो 4 है मित्रों, वो यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न 3 पे चलते हैं मित्रों। प्राथमिक कक्षाओं के रोल प्ले या भूमिका निर्वाह जिसको कहा जाता है का उद्देश्य होना चाहिए। जो प्राथमिक कक्षाएं वही आप सभी जानते हो, शुरू में जब बच्चा पढ़ने आता है वही उन्हीं क्लासों की बात की जा रही है। उसमें भूमिका निर्वाह जो करवाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को अभिनय सिखाना। भूमिका निर्वाह मतलब नाटक में जो रोल उनको दिया जाता है, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना और बच्चों को अनुशासित करना। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। विभिन्न संदर्भ, अलग अलग संदर्भ में भाषा किस प्रकार से प्रयोग करनी है उसके अवसर बच्चों को प्रदान किए जाए, इसलिए ही रोल प्ले या भूमिका निर्वाह करवाया जाता है। तो मित्रों, विकल्प नंबर 3 यहाँ पर सही है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाए कि आपको टेस्ट पेपर कैसा लगा। मित्रों, प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है कि भाषा सीखी जाती है, सिखाई जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना और दूसरों की बात समझना सीखना। तो साथियों, भाषा सीखने सिखाने का आपसे यहाँ पर उद्देश्य पूछा है और जो 4 विकल्प दिए हैं, हो सकता है आपको 4 ही विकल्प सही लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट विकल्प है वो रहेगा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना ही भाषा सीखने सिखाने का मुख्य उद्देश्य होता है। मित्रों, विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न 5 पे चलते हैं मित्रों। 5वां प्रश्न है, एक अच्छी परीक्षा के कुछ महत्वपूर्ण गुण यहाँ दिए जा रहे हैं, जो अनुपयुक्त हो उसका चयन कीजिए। तो देखिए, एक अच्छी परीक्षा की बारे में आप सभी ने जान रखा होगा, तो उसके कुछ गुण दिए जा रहे हैं
उनमें से एक आपको वो देखना है कि भाई ये गलत है यार, ये ऐसा कोई ये गुण नहीं है परीक्षा का। विकल्प है सार्थकता, व्यापकता, वस्तुनिष्ठता और वेदता। तो मित्रों यहाँ पर देखिए व्यापकता, वेदता, वस्तुनिष्ठता ये परीक्षा के महत्वपूर्ण गुण हैं, जबकि जो सार्थकता है ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है बजाय इन तीनों के। इसलिए आपका जो प्रथम विकल्प है प्रश्न नंबर 5 में वही आपका सही आंसर रहेगा, प्रथम विकल्प। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार की परीक्षा का प्रकार है? देखा होगा ना वन लाइनर क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बीच में रिक्त स्थान है, फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन है और बीच में दो ऑप्शन दे देते हैं या नहीं देते हैं। तो ये इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कौन सी परीक्षा के प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं? वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय और सभी। साथियों जो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हैं वो आ जाते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में। वस्तुनिष्ठ का मतलब यूँ नहीं होता है कि उस प्रश्न में 4 विकल्प हो वो ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जैसे ये खुद एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लेकिन जैसे रिक्त स्थान वाले, हाँ नहीं वाले, सत्य सत्य वाले, मिलान वाले, तो ये सभी क्या है? ये सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के ही प्रकार है मित्रों। प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न 7 पे पढ़ेंगे, आउटलाइन विधि कौन सी है? प्रबोधन विधि, रूपरेखा विधि, उद्बोधन विधि और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आउटलाइन विधि की अगर हम बात करें 7वें प्रश्न में तो इसका राइट आंसर है रूपरेखा विधि को आउटलाइन विधि भी कहा जाता है। ये चीज आप सभी को याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो बिल्कुल आप इसको लिख लीजिए मित्रों। विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है साथियों। प्रश्न 8 देखेंगे, 8वां प्रश्न है, अच्छी तरह से समझिए, व्यवहारिक प्रश्न है। मूल्यांकन के कतिपय महत्वों की चर्चा की जा रही है कि मूल्यांकन के क्या क्या महत्व होते हैं उसके बारे में है चर्चा। जो अनुपयुक्त हो उसका चयन करें। अब यहाँ पर जो 4 विकल्प है इनमें से आपको एक ऐसा विकल्प मिलेगा जो गलत रहेगा कि मूल्यांकन का वो महत्व नहीं है, उस चीज को यहाँ पर आपको देखना है। विकल्प है साथियों, मूल्यांकन सीखने की क्रिया में सहायक है, ये शिक्षक का प्रयास है, छात्र को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करता है, पाठ्यक्रम में इससे संशोधन का कार्य किया जाता है। तो साथियों हो सकता है यहाँ पर भी आपको चारों ही विकल्प सही लग रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो पहला, तीसरा और चौथा विकल्प है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय शिक्षक का प्रयास। क्योंकि मित्रों मूल्यांकन सीखने की क्रिया में सहायक है, कितना सीखा है उसी प्रकार से आगे की नियोजन, आगे की रणनीति बनाई जाती है, परिश्रम करने के लिए यहाँ से प्रेरित होता है, पाठ्यक्रम में संशोधन का कार्य किया जाता है, लेकिन शिक्षक का प्रयास यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसलिए विकल्प नंबर 2 आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलिए प्रश्न 9 देखेंगे मित्रों। बोध सहित सुनने की योग्यता, बोध सहित मतलब बोध का मतलब क्या होता है? उस चीज को आप समझ भी रहे हो, प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है, ये देखना है। विद्यार्थी भाषिक तत्वों को पहचान कर सकेगा, विद्यार्थी धैर्यपूर्वक सुनेगा, वह सुनने के शिष्टाचार का पालन करेगा, मातृभाषा की ध्वनियों में विभेद कर सकेगा। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो भाषिक तत्वों को पहचान कर सकेगा ये तो बोध का नहीं है, ये बोध का व्यवहारगत परिवर्तन नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का व्यवहारगत परिवर्तन है मित्रों। जो प्रथम विकल्प है वो किसका व्यवहारगत परिवर्तन है? ज्ञान का। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प जो है ये बोध के व्यवहारगत परिवर्तन में आ जाते हैं। तो प्रथम विकल्प इसमें सही है प्रश्न नंबर 9 में। चलिए प्रश्न 10 पे चलते हैं। देखो और रचो वह खेल विधि किस विधि पर आधारित है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, मोहन पिटारी और उपयुक्त सभी। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो रहेगा उपयुक्त सभी। देखो और रचो विधि, खेल विधि ये छोटे बच्चों के लिए है, जो बाल केंद्रित विधियां हैं, जो कि किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, मोहन पिटारी, इसको मोहन पेटी विधि भी कहा जाता है मित्रों। तो उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है वो 10वें प्रश्न में सही है। क्लियर है सभी के मित्रों? किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें साथियों, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, एक साधारण सा अध्यापक। तो हो सकता है कभी किसी प्रश्न में त्रुटि हो जाए, बिल्कुल उस चीज़ को मैं स्वीकार करूँगा
और उसमें संशोधन किया जाएगा साथियों। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें अगर कोई प्रश्न आपको डाउटफुल लगता है तो। प्रश्न है 11 देखेंगे साथियों। 11वां प्रश्न आता है, मूल्यांकन के लिए निम्न उद्देश्यों में से कौन सा अनुपयुक्त है, चयन करें। तो जो अनुपयुक्त है उसका चयन करना है। शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट करना, उत्तम ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, बालक की कठिनाइयों पर ध्यान देना और बालकों को अनावश्यक निर्देश देना। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है चौथा विकल्प, क्योंकि अनावश्यक निर्देश देना ये कोई मूल्यांकन का उद्देश्य थोड़ी होता है। जब आवश्यकता ही नहीं है तो निर्देश क्यों दे रहे हो आप। तो ये मित्रों ये जो चौथा विकल्प है ये अनुपयुक्त है, मतलब यहाँ पर आपका आंसर चौथा विकल्प ही रहेगा। मित्रों प्रश्न 12 देखेंगे, ग्रहण और अभिव्यक्ति निम्न में से किसके पक्ष है। वाचन के, लेखन के, मातृभाषा शिक्षण के और भाषा कौशल के। तो साथियों ग्रहण का मतलब क्या होता है, दूसरे के विचारों को आप जब अंदर लेते हो अपने अंदर तो वो तो ग्रहण। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि अपने विचारों को जब आप किसी दूसरे तक पहुंचाते हो वो अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर है भाषा कौशल। ये दोनों ही भाषा कौशल के पक्ष है। देखिए भाषा कौशल होते हैं 4, एक तो होता है सुनना, एक होता है आपके बोलना, एक होता है आपके पढ़ना और एक होता है आपके लिखना। तो साथियों यहाँ पर ये जो 4 भाषाई कौशल है इसमें सुनना तो क्या है मित्रों, ग्रहण है। बोलना क्या है, अभिव्यक्ति है। पढ़ना क्या है मित्रों, ग्रहण है। और लिखना क्या है मित्रों, अभिव्यक्ति है। तो ये चारों ही भाषा कौशल के पक्ष है, ये 4। ठीक है, ये 4 भाषा कौशल है सॉरी, और ये दोनों ही भाषा कौशल के पक्ष है। तो जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। प्रश्न 13 पे देखेंगे, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्यों कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाती है उसका मुख्य उद्देश्य देखना है। हो सकता है 4 ही विकल्प आपको सही लग रहे, लेकिन मुख्य देखना है। शब्दार्थ बोध, भावानुभावन, मनोरंजन और गायन दक्षता। तो साथियों मनोरंजन तो बिल्कुल हट ही गया। शब्दार्थ बोध हो सकता है, भावानुभावन हो सकता है, गायन दक्षता हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बेस्ट जो विकल्प है वो है भावानुभावन, मतलब भावों की अनुभूति करना। जो कविता शिक्षण का माध्यम से करवाई जाती है वही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विकल्प इसका दूसरा जो सही है, जो उसके भाव होते हैं कविता के उसको ग्रहण करना ही मुख्य उद्देश्य इसका होता है मित्रों। दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न 14 पे आते हैं, किस विधि में बालक आँख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है। मॉन्टेसरी विधि, पेस्टोलॉजी विधि, जैकार्ट विधि और इनमें से सभी। तो साथियों बालक देखिए आँख का, हाथ का, कान का तीनों का प्रयोग करता है मॉन्टेसरी विधि में, जो कि ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विधि है मित्रों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न 14 प्रथम विकल्प। प्रश्न 15 पे चलेंगे, जब अध्यापक अपना व्याख्यान समाप्त कर छात्रों को रचना कार्य करने को कहता है यह किस विधि के अंतर्गत आता है। प्रवचन विधि, मंत्रणा विधि, उद्बोधन विधि और सभी। तो साथियों प्रश्न को समझिए, बहुत ही इजी प्रश्न है कि अध्यापक व्याख्यान दे रहा है, वो जब समाप्त हो जाता है तो छात्रों से कहता है कि बच्चों जो हमने अभी आप देखा है, पढ़ा है, मैंने जो आपको बताया है उस पर रचना कीजिए। तो मित्रों ये किया जाता है प्रवचन विधि में। प्रवचन विधि में क्या होता है कि अध्यापक व्याख्यान देता है जो विषय वस्तु है उस पर, और व्याख्यान जब पूरा हो जाता है उसके बाद छात्र रचना करते हैं। तो प्रवचन विधि ही इसका सही आंसर है प्रश्न 15 में। प्रश्न 16 देखेंगे, जैकार्ट विधि में बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना किससे शुरू किया जाता है। अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से और इनमें से सभी। तो मित्रों जो जैकार्ट विधि है जिसे स्वयं सुधार विधि भी कहा जाता है या स्वयं संशोधन विधि भी इसको कहते हैं, तो इसमें बच्चों को जो पढ़ना लिखना सिखाया जाता है वो डायरेक्टली ही वाक्यों से ही सिखाया जाता है। किससे सिखाया जाता है, वाक्यों से सिखाया जाता है। विकल्प 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 17 की ओर बढ़ेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको जरूर देख लेंगे। माध्यमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वोपयुक्त प्रणाली है। पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली और आगमन निगमन प्रणाली। तो मित्रों जो माध्यमिक स्तर है, ठीक है, माध्यमिक उच्च स्तर की यहाँ पर बात की जा रही है,
उसके लिए बच्चों को व्याकरण पढ़ाना है वहाँ पर, तो सबसे जो बेस्ट प्रणाली है वो रहेगी आगमन निगमन प्रणाली। क्योंकि आगमन निगमन प्रणाली में पहले उदाहरण के माध्यम से नियम निकाले जाते हैं और फिर नियमों के माध्यम से उदाहरणों द्वारा उस चीज़ को समझा जाता है। तो चौथा विकल्प सही है इसमें। चलिए प्रश्न 18 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, यूँ बताना है। दृष्टि दोष जो दृष्टि दोष वाले जो बालक होते हैं उनके लिए होती है, या कक्षा स्तर के अनुकूल प्रगति न करने वाले बालकों के लिए, या आदिवासी बालकों के लिए, या सृजनशील बालकों के लिए। तो साथियों उपचारात्मक शिक्षण की यहाँ आवश्यकता होती है कक्षा स्तर के अनुकूल जो बच्चे प्रगति नहीं कर पाते हैं उनके लिए ही उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। उनकी जो समस्याएं हैं उनकी वहाँ पर उन समस्याओं को दूर किया जाता है और उनको सामान्य बालकों की तरह, जो सामान्य बालक सीख रहे हैं, जो सामान्य बालक प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसा बनाने का प्रयास किया जाता है। चलिए प्रश्न 19 पर आते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है? ऐसा किसने कहा था? तो ये तो परिभाषा है भाई, याद हो या नहीं हो वो अलग चीज़ है, लेकिन याद नहीं है तो लिख लेना है। डाल्टन, मोफात, मैक्समूलन और डब्ल्यू राइट स्टोन। साथियों प्रश्न नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो रहेगा डब्ल्यू राइट स्टोन की ये परिभाषा है। विकल्प नंबर जो चौथा है वो सही रहेगा। क्लियर है सभी के? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मित्रों। निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षा का दोष नहीं है, अनुमान लगाने की ओर अग्रसर करता है, इसमें केवल तथ्यात्मक ज्ञान पर बल दिया जाता है, आसानी से नकल कर सकते हैं या उच्च अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। तो साथियों उच्च अंक की प्राप्ति करना ये कोई दोष थोड़ी है भाई, ज़्यादा अंक कोई लाता है तो ये कोई दोष होता है क्या? मित्रों ये कोई दोष नहीं है। बाकी इसमें अनुमान लगा सकते हैं, इसमें सिर्फ तथ्यात्मक ज्ञान पर ही बल दिया जाता है, नकल आसानी से की जा सकती है। तो मित्रों इस प्रकार इसका जो चौथा विकल्प है वो सही है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होती है उसका दोष ये नहीं है। चौथा विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न 21 की ओर बढ़ेंगे। 21वां प्रश्न है मित्रों, किस विधि को श्रेष्ठ माना जाता है? अब श्रेष्ठ विधि देखना है भाई आपको कि कौन सी बेस्ट विधि रहती है, कि जिसमें छात्र तो सक्रिय रहे लेकिन अध्यापक निष्क्रिय रहता है, वो बेस्ट है, या जिसमें छात्र निष्क्रिय रहे और अध्यापक सक्रिय रहे, क्या ये बेस्ट है, या फिर जिसमें छात्र भी सक्रिय रहे और अध्यापक भी सक्रिय रहे, या फिर दोनों निष्क्रिय रहे? तो साथियों यहाँ पर तो आप बड़ी ही आसानी से इसका राइट आंसर दे सकते हो कि जिसमें छात्र भी सक्रिय रहे और जिसमें अध्यापक भी सक्रिय रहे वही विधि श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए विकल्प नंबर 3 इसका सही रहेगा। प्रश्न 22 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। निम्न में से किस साधन के द्वारा एक साथ चित्र भी देख सकते हो, गति, रंग तथा ध्वनि का समन्वित प्रभाव पड़ता है? सभी चीज़ें एक साथ किस में आती है? चलचित्र, रेडियो, समाचार पत्र और OHP। तो मित्रों देखिए रेडियो में तो दिखाई नहीं देता है, समाचार पत्र में सुनाई नहीं देता है, OHP में भी नहीं सुनाई देता है, और जो चलचित्र है इसमें आप चित्र, गति, रंग और ध्वनि सभी देख सकते हो। मतलब चलचित्र वाला विकल्प ही यहाँ सही है, जिसको आप सिनेमा भी बोलते हो। प्रश्न 23 पर आते हैं। लिखना पढ़ने से पूर्व सिखाना चाहिए, यह विचार किसका है? डाल्टन का है, मोंटेसरी का है, मैडम मारिया मोंटेसरी, या फ्रोबेल का है, या कुमारी हेलन पार्कहर्स्ट? किसका है मित्रों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैडम मारिया मोंटेसरी। इनका कहना है कि बच्चों को लिखना पहले सिखाओ और फिर पढ़ना सिखाओ। इसी आधार पर इन्होंने भाषाई कौशल भी दिए हैं, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ऐसा इनका कहना था, लेकिन ये मान्य नहीं हुए थे साथियों। दूसरा विकल्प सही है। चलिए प्रश्न 24 पे चलते हैं। मूल्यांकन की प्रमुख प्रविधियाँ दी गई है, जो अनुपयुक्त हो उसका चयन करें। साक्षात्कार, भौतिक निरीक्षण, क्रम निर्धारण, मान और अभिलेख। तो मूल्यांकन की जो विधियां हैं इसमें आपको अनुपयुक्त क्या लग रहा है, गलत क्या लग रहा है कि भाई यार ये मूल्यांकन की विधियों में नहीं आती है? तो मित्रों साक्षात्कार भी आता है, क्रम निर्धारण, मान भी आता है, अभिलेख भी आता है, लेकिन भौतिक निरीक्षण मूल्यांकन की विधियों में नहीं आता है। इसलिए जो विकल्प 2 है आपका वो ही सही आंसर है।
मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 वीडियो पूरा होने ही वाला है, बिल्कुल वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा साथियों। भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करने की विषय वस्तु नहीं है। सुनना, बोलना, पढ़ना और कहना। तो साथियों भाषा कौशलों में आपको मौलिकता लाना है, तो यहाँ पर कहना जो है ये कोई इसकी विषय वस्तु नहीं है। बाकी सुनना है, बोलना है, पढ़ना है, लेकिन कहना थोड़ी कोई योग्यता से है मित्रों। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है वो ही इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न 26 पे चलते हैं। देखो और कहो विधि द्वारा बालकों को किससे परिचय कराया जाता है? वर्ण, शब्द, लिपि और पठन। तो साथियों जो देखो और कहो विधि है उसमें बच्चों को वर्ण से परिचित करवाया जाता है। वर्ण को यहाँ पर सिखाया जाता है। जैसे वर्ण लिख दिया जाता है, उस पर चित्र बने, उसके नीचे चित्र बना होता है, तो साथियों उसको बच्चों नीचे जो चित्र है उसको देखता है और ऊपर लिखे जो वर्ण है उसको पढ़ता है। तो साथियों वर्ण वाला विकल्प ही सही है। कई जगह इसका लिपि भी दे रखा है जो कि गलत है मित्रों। चलिए प्रश्न 27 पे देखेंगे। निम्न में से रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रबोधन विधि, दंडान्वय विधि, आदर्श विधि और चित्र विधि। तो यहाँ पर जो 4 विधियाँ हैं इनमें से एक विधि ऐसी है जो रचना शिक्षण की नहीं है साथियों। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है मित्रों। इसका राइट आंसर क्या रहेगा साथियों? मित्रों इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा दंडान्वय विधि। दूसरा वाला विकल्प आपका सही रहेगा। दंडान्वय और खंडान्वय ये 2 विधियां हैं। ये मित्रों पद्य शिक्षण की विधियां हैं, न कि रचना शिक्षण की। इसलिए आपका जो दूसरा विकल्प है वो सही रहेगा। क्लियर है सभी के? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 28। किस परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता? वैधता में, व्यापकता में, विश्वसनीयता में और वस्तुनिष्ठता में। तो किसमें आप पक्षपात कर ही नहीं सकते साथियों? इसका राइट आंसर है वस्तुनिष्ठता में, क्योंकि वस्तुनिष्ठता में या तो जवाब बिल्कुल सही होता है या बिल्कुल ही गलत होता है, तो उसमें पक्षपात की कोई बात ही नहीं रहेगी मित्रों। इसलिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा में पक्षपात का कोई स्थान नहीं होता है। चौथा विकल्प सही है। चलिए आज का सेकंड लास्ट प्रश्न देखेंगे। भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? कौशलात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। तो मित्रों भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना यह आएगा ज्ञानात्मक में। किस में आएगा मित्रों? ज्ञानात्मक में आएगा। ये ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति है। और आज का अंतिम प्रश्न नंबर 30 देखेंगे साथियों। लेकिन वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला अफजाई करें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें साथियों। चलिए प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डांग सिद्धांत, बिली बेली सिद्धांत और डिली डेली सिद्धांत। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर है डिंग डांग जो सिद्धांत है वो भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। दूसरा विकल्प सही है। कमेंट करके जाइएगा कितने प्रश्न सही होते हैं। और महत्वपूर्ण सूचना है साथियों, अभी नहीं जाना है, तो आपके सुबह 8 बजे जो राजस्थान के अभयारण्य हैं उससे संबंधित 30 बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो रीट भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक है। आपके रीट चाहे जीके आए या नहीं आए, लेकिन वो जो टॉपिक है वो तो 101% पहले से ही है आपके, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हालांकि जीके की टेस्ट सीरीज मैंने आपके भविष्य में, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई यार अरे यार जीके आ गई अब तो हमें तो कुछ आता ही नहीं, इसलिए मैंने टेस्ट सीरीज चला रखी है साथियों। तो उस टेस्ट सीरीज को भी देखिएगा, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का जो वीडियो होता है, ताकि आपको रोज़ाना 10-15 मिनट मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है जीके के लिए साथियों। तो इतना टाइम ज़रूर निकाल लिया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में मित्रों।